धन्यवाद रोहित जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार सभी बंधुओं को जो आज ये मोदी फॉर पीएम के इस वर्चुअल विजय उत्सव में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सबका अभिनंदन, क्योंकि ये कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से पूरी टीम ने काम किया रोहित जी के नेतृत्व में और अपने विजय सोनकर शास्त्री जी के मार्गदर्शन में, और मैं पहले भी एक कार्यक्रम में आया था, तो जिस तरह से सब लोगों ने काम किया उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई भी मैं देना चाहता हूं। और यह बहुत ही अच्छा आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे कुछ लोग जो पीछे भी ध्यान में आए थे, जो इस कार्य में अलग अलग प्रदेशों से उनका योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, उन लोगों को भी मैं अपने इस वक्तव्य में उनको एक्नॉलेज करूंगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे वरिष्ठ श्री सुधांशु जी और प्रेम शुक्ला जी ने इस और आदरणीय सोनकर शास्त्री जी ने विषय को रखा है। मैं थोड़ा सा आगे के लिए भी कुछ बात जरूर रखूंगा और संक्षिप्त में यह बात रखना चाहता हूं कि क्योंकि यह 2024 के लिए एक भूमिका के रूप में भी यह इलेक्शन हुआ है और उसके लिए हमें आगे भी बढ़ना है। उसके लिए कुछ बातें जरूर मैं सभी कार्यकर्ताओं के सामने ध्यान में लाऊंगा, क्योंकि मैं आर्थिक विषय देखता हूं तो थोड़ा सा आर्थिक विषय पे बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर कई देशों से लोग जुड़े। मैंने देखा था अभी 150 लोग तो सीधे इसमें कनेक्टेड हैं, और फेसबुक पे मैंने भी शेयर किया, और भी जगहों पे फेसबुक और अन्य माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोग, हजारों लोग अलग अलग प्रदेशों से जुड़े होंगे। तो उनके लिए मैं कुछ बात मेरे ध्यान में जो इलेक्शन में आई, पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में काफी जगह पे मैं रहा, फिर गोरखपुर और जो काशी में भी रहा। तो मैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मैं इसके इलेक्शन में इधर जुड़ा हुआ था, तो इसके साथ मेरे ध्यान में कुछ बात आई तो आपके सामने रखूंगा। पहली बात, जब इलेक्शन की ये भूमिका बनी और ये इलेक्शन शुरू हुआ, तो मैं ये महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि नैरेटिव्स का कितना महत्व होता है किसी भी इलेक्शन में। सोशल मीडिया और आप लोगों का काम भी उसी बात में बहुत महत्वपूर्ण है। जब इलेक्शन हुआ तो शुरू में लग रहा था, मीडिया ने सभी जगह पे यह बात आने लग गई थी कि इस बार समाजवादी पार्टी बहुत उभर के आएगी और वह एक बहुत मजबूत टक्कर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होगी। कुछ कुछ बातें ऐसी हम लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं आ रही थी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन हुआ था और भी वहां पे जो जातिगत समीकरण थे उसमें कुछ चीजें एक चैलेंज के रूप में सामने उभर के आई थी, और लोगों को लगा कि जातिगत समीकरण इस चुनाव के डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट करेगी। लेकिन जैसे हम कैराना गए, कई जगह पे गए, कई क्षेत्रों में गए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से खासकर, तो हमें ग्राउंड पे लगा कि यह नैरेटिव जो है वो सुपरफिशियल मीडिया का तो है, ग्राउंड पे उतना उसका इम्पैक्ट नहीं है, किसान आंदोलन का भी, जातिगत समीकरण का। और यह बात मैं इसलिए अंडरलाइन करना चाहता हूं, इस इलेक्शन से दो बातें बहुत उभर के आई हैं कि जो देश में अभी तक ये माना जाता था पूरे देश में कि वोटर जो है वह जातिगत आधार पे वोट करते हैं भारत के, उस ये जो फैक्ट को था इसने इस इलेक्शन ने डिमोलिश किया है। यह बात बहुत अच्छी तरह से बहुत सामने आने वाले समय में ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में दो विषयों पे जनरली लोग करते थे कि वोट करते हैं, एक तो जातिगत आधार पे, दूसरा गुड गवर्नेंस। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भी कई बार पहले भी बोलते रहे कि गुड गवर्नेंस इज नॉट एन इशू फॉर वोटिंग फॉर द पीपल। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की विजय एक गुड गवर्नेंस के रूप में भी हुई है। जातिगत समीकरण के आधार के नैरेटिव को तोड़ के लोगों ने वोट किया है, गुड गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया है, और आर्थिक विषयों के ऊपर जो सरकार की परफॉर्मेंस है केंद्र की और प्रदेश की, उसके ऊपर पॉजिटिव वोट हुआ है। और चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं
कि जो साइलेंट वोटर है उसका बहुत बड़ा रोल है। कुछ होते हैं वोकल वोटर्स हर जगह पे थे, जो लोग ऐसा कंफ्यूज करते हैं बाकी लोगों को, लेकिन साइलेंट वोटर की बहुत बड़ी संख्या थी जो एक्सप्रेस कई बार नहीं करते थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को और केंद्र में मोदी जी को मिला है। तो यह बात हमारे लिए बहुत हार्टनिंग है और इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए आगे की पूरी स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस इलेक्शन ने 2024 की आधारशिला रखी है, तो एक हार्टनिंग और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इस चीज को हम नैरेटिव को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम इस चीज को अवश्य जल्दी से आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक और विषय मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का नैरेटिव में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो इन्फ्लुएंशियल क्लास होती है उसका नैरेटिव बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, और उसको कई बार कई लोग हमारे सामने आते थे, हम क्या कर सकते, वोट देना ही केवल हमारा प्रजातंत्र में रोल है, वह नहीं है। आप प्रजातंत्र में अगर प्रजातंत्र को मजबूत करना है, एम्पावरिंग डेमोक्रेसी का रोल करना है, तो आम जनता को, हर व्यक्ति को नैरेटिव बिल्डिंग में बड़ा महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान करना चाहिए। और यह नैरेटिव बिल्डिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कई जो डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल क्लास के, और बहुत सारे होते हैं, वो इन नैरेटिव्स को भी ध्यान में रख के होते हैं। तो अगर किसी चीज को जनता चाहती है, जैसे राम मंदिर के लिए पॉजिटिव नैरेटिव था, कश्मीर के लिए पॉजिटिव नैरेटिव था, आर्थिक विकास और गुड गवर्नेंस के लिए पॉजिटिव नैरेटिव था, तो जितना हम लोग सब मिलके इन नैरेटिव्स को आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हम प्रजातंत्र को भारत में मजबूत भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को उन डिसीजंस में लेने में सहूलियत भी होगी। और स्ट्रॉन्ग नेशनल, प्रखर राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, जो मजबूत आर्थिक रूप से सशक्त भारत बनने का जो संकल्पना 2047 की प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस सब में हम बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। एक और बात मैं आपके सामने वो कहना चाहता हूं कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधानकर्ताओं ने दो बातें हमारे सामने रखी थी, लक्ष्य रखे थे हमारे संविधान के। एक था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और दूसरा था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को वोटिंग राइट दिया, और उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन जो आर्थिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी हमारे संविधानकर्ता, खासकर अंबेडकर जी के भाषणों को सुनेंगे तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज नॉट द राइट गोल अलोन। तो जो आर्थिक जो अंत्योदय का लक्ष्य है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिक ग्रोथ के जो प्रॉब्लम थे, समाज के हर वर्ग को जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंचने का जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है, यह जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का रोल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अंत्योदय के माध्यम से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से आर्थिक नीतियों को लाने के रूप में किया है, तो हम यह जो दूसरा अनफिनिश्ड एजेंडा, जिसको मैं कई बार कहता था, देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। उसके लिए नैरेटिव क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और लास्ट बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सामने, वह यह है कि अगर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनना है, ये मैंने पहले भी कई जगह कहा था, पिछले उसमें भी विषय में भी रखा था, भारत को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है नियर फ्यूचर में, ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वह अगर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं करता, तो भारत का जो वह गोल कहीं ना कहीं उसमें गैप रह जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण देश है, और विश्व के कई जगहों पे हम जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग भी रोहित जी सब, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से जुड़े हैं, भारत की तरफ आशान्वित दृष्टि से सब लोग देख रहे हैं, काफी इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म्स, ई कॉमर्स, नए नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा
मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो हाइड्रोजन एनर्जी, ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो आ रहे हैं, उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वह पार्टिसिपेट करके देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आने वाले 5 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोल प्ले करेगा। और इसमें प्रोफेशनल, बिजनेस कम्युनिटी, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इन सबका ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इस नैरेटिव को हमने अगर बिल्ड किया, इसको जो स्ट्रॉन्ग किया, तो पॉलिटिकल क्लास को इस क्षेत्र में, गुड गवर्नेंस में, इकोनॉमिक डिसीजंस में, और जो इस तरह के जो विषय हैं डिलीवरी मैकेनिज्म्स में, उसमें बहुत फायदा मिलेगा। और हम स्ट्रांगली जनता की तरफ, साइलेंट वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। और इस बात को भी वोटर्स को इस बात के लिए प्रोपेल करेंगे कि वो इन विषयों पे वोट करें, ताकि पॉलिटिकल डिसीजंस में इन चीजों का महत्व रहेगा। और एक एग्जांपल देके मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा कि अभी 2-3 दिन पहले ही एक फिगर आई है कि भारत के एक्सपोर्ट ने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल किया। इट इज हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। और यह प्रधानमंत्री ने आज सवेरे मन की बात में ये कहा था कि यह इसलिए संभव हुआ कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो थी, वह ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन से उसके साथ इंटीग्रेट हुई है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और भी बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, वह इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं कि हमने ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पिछले 7 साल में बहुत मेहनत से इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। तो कई बार आत्मनिर्भर भारत का जो कंफ्यूज नैरेटिव हो जाता है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स ए क्लोज्ड इकोनॉमी, वह नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि आने वाले 2024 के लिए जो अमृत काल की जो भूमिका इस वक्त प्रधानमंत्री जी देश में कह रहे हैं कि यह इलेक्शन उसको लाता है, उसमें हम सब लोगों का, खासकर मोदी फॉर पीएम, सोशल मीडिया, इन सबका बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट करने का रोल होगा। और उस नैरेटिव को अगर हम क्रिएट करते हैं, तो केवल वोट देने से आगे उस नैरेटिव को क्रिएट करते हैं, तो हम अपने देश की प्रजातंत्र को और मजबूत करेंगे। और जो लक्ष्य है, खासकर डॉक्टर अंबेडकर जी का, पंडित दीनदयाल जी का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं सभी को यहाँ पे मोदी फॉर पीएम के सभी कार्यकर्ताओं को का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और इस विल पावर से, इस संकल्प शक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2024 में भारत का उज्जवल भविष्य लाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। विशेषकर मैं 2-3 लोगों का नाम, जो लोग मेरे संपर्क में आए, उनका यहाँ नाम लेना जरूर चाहता हूँ। गोवा से क्रिस्टोफर डिसूजा जी का, और प्रभास गुप्ता जी का मणिपुर से, और सतीश रावत जी का उत्तराखंड से, और विजय सोनकर शास्त्री जी का, शहनवाज जी आ गए हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। भारत माता की जय। जय जय। भारत माता की जय।